हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने रूसो के जीवन परिचय की चर्चा की थी। इसी क्रम में हम मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के विचारों की चर्चा करेंगे। रूसो के द्वारा मानव स्वभाव की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो तथा लोक के अधिक निकट हैं। अर्थात रूसो के जो मानव स्वभाव संबंधित विचार हैं वो प्लेटो तथा लोक के अधिक निकट है। जैसा प्लेटो और लोक ने बताया है वैसे ही विचार मानव स्वभाव के संबंध में रूसो ने प्रकट किए हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभावतः सदाशव और अच्छा होता है। अर्थात रूसो का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से सदा अच्छे सोचने वाला और अच्छा होता है। वह मनुष्य को स्वभावतः भोला मानता है। अर्थात रूसो मनुष्य को स्वभाव से भोला मानता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं है। अर्थात रूसो का मानना है कि व्यक्ति इतना भोला है कि वह उसे किसी बात की चिंता नहीं है। उसका जीवन यापन प्रकृति की गोद में होता है। रूसो का मानना है कि मनुष्य का जीवन यापन प्रकृति की गोद में होता है। अर्थात जितने भी संसाधन होते हैं व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, वे सारे के सारे प्रकृति में प्राप्त होते हैं। अर्थात व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्रकृति की गोद में ही प्राप्त कर सकता है। विज्ञान और कला के साथ रहकर वह सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। संसार में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि गलत एवं भ्रष्ट संस्थाओं की उत्पत्ति है। अर्थात रूसो का मानना है कि संसार में पाए जाने वाले भ्रष्टाचार और दुष्टता आदि गलत एवं भ्रष्ट संस्थाओं की उत्पत्ति है। मनुष्य के पतन के लिए भ्रष्ट और दूषित सामाजिक संस्थाएं दोषी हैं। अर्थात रूसो का मानना है कि मनुष्य का पतन होने का कारण है कि भ्रष्ट और दूषित सामाजिक संस्थाएं दोषी हैं। अर्थात मनुष्य के पतन के लिए भ्रष्ट और दूषित सामाजिक संस्थाएं दोषी हैं। सामाजिक संस्थाओं की भ्रष्टता ने मनुष्य का पतन किया है। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता। अर्थात रूसो बार बार कहता है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता, अपितु भ्रष्ट कला के कारण बुरा बन जाता है। अर्थात जो जीवन जीने की कला है या जो भ्रष्ट कलाएं समाज में विद्यमान हैं, उनसे व्यक्ति बुरा बन जाता है, उनके कारण व्यक्ति बुरा बन जाता है। रूसो अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए मानव स्वभाव की दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियां बताता है। अर्थात रूसो अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए मानव स्वभाव की दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियां बताता है। मानव स्वभाव की के निर्माण में सहायक प्रथम प्रवृत्ति है आत्म प्रेम अथवा आत्मरक्षा। मानव स्वभाव के निर्माण में सहायक प्रथम प्रवृत्ति है आत्म प्रेम अथवा आत्म रक्षा की भावना, जिसके अभाव में अगर ऐसा नहीं होता है व्यक्ति में तो वह कभी का नष्ट हो गया होता। अर्थात रूसो कहता है कि अगर व्यक्ति में आत्म प्रेम और आत्म रक्षा की भावना नहीं होती तो वह कभी का नष्ट हो गया होता। मानव स्वभाव निर्माण में दूसरी सहायक प्रवृत्ति है सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता। अर्थात रूसो दूसरी प्रवृत्ति बताता है कि व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण होता है अथवा परस्पर सहायता की भावना उसमें होती है। अर्थात व्यक्ति पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्ण अथवा परस्पर सहायता करने वाला होता है। सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना जो सभी मनुष्यों में पाई जाती है। रूसो को मानना है कि ये सहानुभूति और सहायता की जो भावना है वो सभी मनुष्यों में पाई जाती है और जो संपूर्ण जीवधारी सृष्टि का सामान्य गुण है। रूसो का मानना है कि ये सहानुभूति परस्पर सहायता ये जीवधारी सृष्टि का सामान्य गुण है। इसके कारण से जीवन संग्राम इतना कठिन प्रतीत नहीं होता। अर्थात मनुष्य स्वभाव से ही आत्म प्रेम और सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना से जीता है। इसी कारण व्यक्ति का जो जीवन संग्राम है इतना कठिन प्रतीत नहीं होता। ये सभी भावनाएं शुभ हैं। रूसो का मानना है कि जो भावनाएं मनुष्य में होती है स्वभाव से, परस्पर सहानुभूति सहायता की, ये भावनाएं शुभ हैं।
इसलिए साधारणतया मनुष्य को अच्छा ही माना जाना चाहिए। अर्थात रूसो का कहना है कि इन भावनाओं के कारण मनुष्य को अच्छा ही माना जाना चाहिए। रूसो का कहना है कि मनुष्य की दोनों मूलभूत भावनाओं में कभी कभी संघर्ष होना स्वाभाविक है। पारिवारिक हित की कामना कभी कभी ऐसे कार्यों की मांग करती है जो समाज के हितों से तालमेल नहीं खाते। अर्थात मनुष्य की जो दोनों मूलभूत भावनाओं में कभी कभी संघर्ष होना स्वाभाविक है। ऐसा रूसो का मानना है कि जो मनुष्य की दो मूलभूत भावनाएं हैं उनमें कभी कभी दोनों में संघर्ष हो जाता है। पारिवारिक हित की कामना कभी कभी ऐसे कार्यों की मांग करती है। अर्थात मनुष्य परिवार में रहता है और परिवार के हित की कामना कभी कभी ऐसे कार्यों की मांग करती है जो समाज के हितों से तालमेल नहीं खाते। अर्थात परिवार का हित साधने में समाज का हित बाधित हो जाता है। अर्थात दोनों में संघर्ष हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भावनाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती। अर्थात मनुष्य की दोनों भावनाएं, आत्मरक्षा और सहायता की जो भावना है, सहानुभूति की भावना है, इन दोनों को आपस में संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति समझौता करने के लिए विवश होता है। अतः व्यक्ति दोनों भावनाओं के बीच समझौता करने के लिए विवश हो जाता है। आत्मरक्षा और परमार्थ के कार्यों में संघर्ष होने से पैदा होने वाली नई समस्या का समाधान वह समझौतेवादी प्रवृत्ति से करना चाहता है। अर्थात दोनों मूल भावनाओं में जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है आत्मरक्षा और परमार्थ के बीच, तो दोनों को संघर्ष होने से पैदा होने वाली नई समस्या का समाधान वह समझौतेवादी प्रवृत्ति से करना चाहता है। अर्थात दोनों मूल भावनाओं के बीच समझौता करके वह समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इस प्रकार के समझौते से एक नवीन भावना पैदा होती है। रूसो कहता है कि इस प्रकार के समझौते से एक नवीन भावना पैदा होती है जिसे अंतःकरण कहते हैं। अर्थात जो नवीन भावना पैदा होती है उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण प्रकृति का उपहार है। रूसो कहता है कि अंतःकरण प्रकृति का उपहार है, यह केवल नैतिक शक्ति है। रूसो का मानना है कि अंतःकरण एक नैतिक शक्ति है, नैतिक मार्गदर्शन नहीं। अर्थात यह किसी के द्वारा नैतिक दिया गया मार्गदर्शन नहीं है। मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति को विवेक नामक तत्व पर रहना पड़ता है। रूसो का मानना है कि मार्गदर्शन के लिए व्यक्ति को विवेक नामक तत्व पर निर्भर रहना पड़ता है और अंतःकरण व्यक्ति को उस मार्ग पर प्रेरित करता है। अर्थात अंतःकरण व्यक्ति को अपने आप उस मार्ग पर ले जाता है या जाने के लिए प्रेरित करता है। रूसो ने विवेक की अपेक्षा अंतःकरण को अधिक महत्व दिया है। रूसो ने अपने दर्शन में विवेक की अपेक्षा अंतःकरण को अधिक महत्व दिया है कि उस युग में अंतःकरण की बहुत उपेक्षा की जा रही थी। अर्थात रूसो के समय अंतःकरण की बहुत उपेक्षा की जा रही थी। अंतःकरण पर अधिक बल देने के कारण ही रूसो को विवेक विरोधी एवं रोमांचकारी तक कह दिया जाता है। अर्थात रूसो अंतःकरण पर अधिक बल देता है और इसी कारण रूसो को विवेक विरोधी और रोमांचकारी तक कह दिया जाता है। वास्तव में रूसो ने विवेक पर बड़े आक्षेप किए हैं। अर्थात रूसो ने विवेक पर बड़े आक्षेप किए हैं। उसने बुद्धि और विज्ञान का विरोध करके इसके स्थान पर सद्भावना और श्रद्धा को प्रतिष्ठित किया है। रूसो ने बुद्धि और विज्ञान का विरोध किया है और उसके स्थान पर सद्भावना और श्रद्धा को प्रतिष्ठित किया है। उसके अनुसार बुद्धि भयानक है। रूसो कहता है कि बुद्धि भयानक है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है। अर्थात बुद्धि भयानक है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है। अर्थात व्यक्ति को जब बुद्धि प्राप्त हो जाती है तो किसी भी विषय के प्रति उसकी जो श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति, तो उसको कम कर देती है। अर्थात बुद्धि श्रद्धा को कम करती है। विज्ञान विनाशक है। रूसो कहता है कि विज्ञान विनाशक है क्योंकि वह विश्वास को नष्ट करती है। अर्थात
विज्ञान विश्वास को नष्ट करती है, अर्थात किसी पर भी विश्वास है तो उसको विज्ञान नष्ट करती है। और विवेक बुरा है। रूसो का मानना है कि विवेक भी बुरा है, क्योंकि वह नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क को प्रधानता देता है। अर्थात विवेक भी बुरा है क्योंकि वह नैतिक ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क को प्रधानता देता है। वह विवेक का पूर्ण विरोध नहीं करता। अर्थात रूसो पूर्ण रूप से विवेक का विरोध नहीं करता। वह मानव व्यक्तित्व के विकास में विवेक को उचित स्थान प्रदान करता है। अर्थात विवेक का पूर्ण विरोध न करके मानव व्यक्तित्व के विकास में विवेक को उचित स्थान प्रदान करता है, लेकिन विवेक को असीमित अधिकार नहीं देता। अर्थात रूसो का मानना है कि पूर्ण रूप से व्यक्ति को विवेक पर नहीं चलना चाहिए, अर्थात वह विवेक को असीमित अधिकार नहीं देता है। स्पष्ट विवेचन का आधार मनुष्य अच्छे स्वभाव को सिद्ध करना। अर्थात रूसो ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसका उद्देश्य है कि मनुष्य के अच्छे स्वभाव को सिद्ध करना है। रूसो को मानना है कि व्यक्ति में एक दंभ की भावना होती है और दंभ के कारण ही मनुष्य एक बुरा व्यक्ति बन जाता है, अर्थात स्वार्थी बन जाता है। इस प्रकार रूसो कहता है कि विवेक को दंभ के चंगुल में नहीं फंसने देना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति दंभ से मुक्त हो जाता है तो अपने आप अच्छा बन जाता है। अतः रूसो ने परामर्श दिया है कि विवेक को दंभ के चंगुल में नहीं फंसने देना चाहिए। रूसो की प्राकृतिक अवस्था। रूसो द्वारा चित्रित मानव स्वभाव की व्याख्या के बाद अब उसके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था को समझना बड़ा सुगम होगा। अर्थात रूसो के द्वारा जो वर्णित मानव स्वभाव की व्याख्या करने के बाद उसकी प्राकृतिक अवस्था को समझना बड़ा आसान हो जाता है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदतापूर्ण जीवन यापन करता था। अर्थात जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करता था, उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, प्रकृति में वो अपनी इच्छा से विचरण करता था। यह अवस्था भय और चिंता से मुक्त थी। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को किसी प्रकार का भय और चिंता नहीं थी, वह बिल्कुल भय और चिंता से मुक्त था। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भोला असभ्य जीव था। अर्थात रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भोला और असभ्य जीव था, अर्थात उसमें उस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्ण रीति से जीवन बसर करता था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में जीवन सरलतापूर्ण और सुखपूर्ण था, अर्थात इसमें सुखपूर्ण रीति से या सुखपूर्वक वह अपना जीवन बसर करता था, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वह स्वतंत्र, संतुष्ट, आत्मतुष्ट, स्वस्थ और निर्भय था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, वह अपने कार्यों से, अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट था तथा आत्मतुष्ट, वह अपने आत्मनिर्भर भी था। स्वस्थ क्योंकि वह प्रकृति की गोद में रहता था इसलिए स्वस्थ था, और निर्भय था, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। उसे न तो साथियों की आवश्यकता थी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य किसी दूसरे के साथ रह कर के जीवन बसर नहीं करता था। ऐसी स्थिति में मनुष्य को न तो साथियों की आवश्यकता थी और न ही समाज के व्यक्तियों को दुख देना चाहता था। अर्थात उस स्थिति में व्यक्ति को समाज की आवश्यकता भी नहीं थी, वह समाज के लोगों को दुख देना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय समाज का विकास हुआ नहीं था। उसकी सहजवर्ती और सहानुभूति की भावना ने ही दूसरों के साथ गठबंधन किया। अर्थात मनुष्य की सहजवर्ती और उसकी सहानुभूति की भावना ने ही दूसरों के साथ गठबंधन किया और उसी गठबंधन से समाज का निर्माण और होता है। वह न तो सही को जानता था और न ही गलत को। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य न तो सही को जानता था और न ही गलत को, उसको सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं था।
वह गुण और अवगुण की भावना से अछूता था, अर्थात वह गुण और अवगुण की भावना से भी अपरिचित था। उसे नहीं जानकारी थी प्राकृतिक अवस्था में गुण क्या होता है और अवगुण क्या होता है। उस दशा में केवल नैसर्गिक शक्तियों से युक्त था, अर्थात वह प्राकृतिक शक्तियों से युक्त था। बुद्धि और विवेक की करतूतों का उसमें अभाव था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि और विवेक की करतूतों का पूर्ण रूप से अभाव था। वह आत्मनिर्भर था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में रूसों का मनुष्य आत्मनिर्भर था। वह जंगल में स्वच्छंद जीवन विचरण करता था तथा जंगल में कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। ऐसी स्थिति में दूसरों के साथ किसी भी स्थिति में संघर्ष नहीं हो सकता था। उसे जंगली कहना आसान था। ऐसी अवस्था में मनुष्य को जंगली कहना आसान था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से जंगली था, क्योंकि वह पहाड़ों जंगलों में ही अधिवास करता था, अर्थात वह पहाड़ों और जंगलों में अपना जीवन बसर करता था, पहाड़ों और जंगलों में ही रहता था। लेकिन जंगली होते हुए भी सज्जन और नेक था, अर्थात वह जंगली अवस्था में भी सज्जन और नेक कार्य करता था, क्योंकि दूसरों के साथ अत्याचार करना, झूठ बोलना, ऐसी बुराइयां उसमें नहीं थी। इस प्रकार वह सज्जन और नेक था। वस्तुएं सर्वसुलभ थी, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य था तब वस्तुएं सर्वसुलभ थी, हर जगह मिल जाती थी और स्पर्धा का नाम न था, अर्थात उस अवस्था में मनुष्य के बीच में किसी भी वस्तु को लेकर स्पर्धा नहीं थी, इसलिए युद्ध असंभव थे। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति और मनुष्य के बीच में युद्ध की स्थिति असंभव थी, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में युद्ध नहीं होते थे। मेरे और तेरे का भेद न रखने से, अर्थात उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में मेरे तेरे की भावना नहीं थी, अर्थात मेरे और तेरे का भेद न रखने से उस युग के मनुष्य को बुद्धिहीन ही कहें। चाहे हम प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को बुद्धिहीन ही कहें, पर वह चरित्रहीन और भ्रष्ट नहीं था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य था वह चरित्रहीन और भ्रष्ट नहीं था, अर्थात उसमें भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता जैसे गुण नहीं थे। वह सादगी उसका गुण था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का सादगी गुण था और भोलापन उसका जीवन था, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में सादगी ही मनुष्य का गुण था और भोलापन उसका जीवन था। प्राकृतिक दशा की अवस्थाएं चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकी, अर्थात रूसों की जो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति थी वो लंबे समय तक स्थिर न रह सकी। रूसों की प्राकृतिक दशा को नष्ट करने के लिए दो तत्व उत्पन्न हुए, अर्थात रूसों की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको नष्ट करने के लिए दो तत्व उत्पन्न हुए। एक तो जनसंख्या वृद्धि हो गई और दूसरा था तर्क का उदय, अर्थात जनसंख्या की वृद्धि हो गई और तर्क का उदय हो गया। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास तेजी से होने लगा और प्राकृतिक सरलतापूर्ण जीवन का लोप हो गया, अर्थात जब आर्थिक विकास तेजी से होने लगा तो प्राकृतिक सरलतापूर्ण जीवन का लोप हो गया, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अब समाप्त हो चुके थे। संपत्ति का उदय हुआ तथा इसी दौरान संपत्ति का उदय हो गया और मनुष्यों में परिवार एवं व्यक्तिक संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न होने लगी, अर्थात धीरे धीरे व्यक्तियों में परिवार और व्यक्तिक संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। स्वच्छंद घूमने वाले वनचारी ने भूमि के हिस्से पर अपना अधिकार अस्थायी आवास की तरह जमाए, अर्थात स्वच्छंद और स्वतंत्र घूमने वाले वनचारी अर्थात वन में भ्रमण करने वाले ने भूमि के हिस्से पर अपना अधिकार अस्थायी आवास की तरह जमाया। धीरे धीरे वह उसका स्थायी आवास बन गया, अर्थात धीरे धीरे उसका स्थायी आवास बन गया। आने वाली संतानों और परिवार के सदस्यों के लिए स्थायी आवास हो गया, अर्थात उसकी आने वाली पीढ़ियों और परिवार के सदस्यों के लिए वह अस्थायी आवास बन चुका था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ परिवार और संपत्ति की व्याख्या घर कर गई, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ परिवार और संपत्ति की व्याख्या घर कर गई, अर्थात हर व्यक्ति को संपत्ति और घर परिवार की आवश्यकता होने लगी।
धीरे धीरे व्यक्ति अपनी संपत्ति और परिवार का बखान करने लगे, वर्णन करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे परिवार के इतने सदस्य हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था बन गई। अब विषमता का जन्म हो गया। ऐसी स्थिति में बलवानों के पास में अधिक संपत्ति थी, क्योंकि बलवान व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता था और एक कमज़ोर व्यक्ति कम काम कर सकता था। तो बलवानों की संपत्ति अधिक हो गई, कमज़ोरों के पास में संपत्ति कम रही। इस प्रकार समाज में विषमता का जन्म हो गया। मेरे और तेरे की भावना बढ़ गई, अर्थात इस प्रकार मेरे तेरे की भावना उत्पन्न हुई और ये भावना जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ और बढ़ गई, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे के सामने अपनी संपत्ति और परिवार की सदस्य संख्या का बखान करने लगा था, जिससे निजी संपत्ति की व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। इस प्रकार निजी संपत्ति की व्यवस्था का श्री गणेश होता है। रूसो के अनुसार वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा था कि यह मेरा है, और उसी समय समाज का निर्माण हो गया। अर्थात रूसो ने ही संपत्ति निर्माण या संपत्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत समझाया था। अर्थात रूसो के अनुसार था कि वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा था कि यह मेरा है, और उसी समय समाज का निर्माण हुआ। इस प्रकार समाज का निर्माण और संपत्ति का उद्भव रूसो के द्वारा ही किया जाता है। इससे संबंधित भी कई बार नेट के एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा था कि यह मेरा है, और इसी के साथ संपत्ति का निर्माण या संपत्ति का उद्भव शुरू हुआ। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है। इस प्रकार मेरे और तेरे की भावना बढ़ गई, धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अर्थात जब संपत्ति का उद्भव हो गया तो ऐसी स्थिति में मेरे तेरे की भावना और अधिक बढ़ गई, और समाज में धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अर्थात जिसके पास में संपत्ति अधिक थी वो धनी कहलाया, और जिसके पास संपत्ति कम थी या जिसके पास नहीं थी वो निर्धन था। ऐसी स्थिति में धनी और निर्धन का भेद समाज में उत्पन्न हो जाता है, जो असमानता के स्रोतों का जनक है। अर्थात इससे समाज में असमानता उत्पन्न हो जाती है। अब एक विकृति सी सारी दशा पर छा गई। अर्थात ऐसी स्थिति में समाज में एक विकृति सी सारी दशा पर छा गई। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में यह दशा सभी पर यह विकृति छा गई। मनुष्य सहज सुख शांति से हाथ धो बैठा। अर्थात संपत्ति के चक्कर में मनुष्य अपने सुख शांति खो बैठा। जीवन कुलुषित हो उठा। अर्थात इस अवस्था में मनुष्य का जीवन कुलुषित कष्टपूर्ण हो उठता है, और यह अवस्था असहनीय हो गई। अर्थात जब सारी व्यवस्था बदल गई तो ऐसी स्थिति में यह अवस्था मनुष्यों के लिए असहनीय हो गई। इस व्यवस्था के अंत के लिए, अर्थात जो असहनीय व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, असमानता उत्पन्न हो गई थी, इसके लिए अंत के लिए सामाजिक संविधा की अवतरणा हुई। अर्थात सामाजिक समझौते की अवतरणा होती है। इसी समय मनुष्य ने प्रकृति की ओर लौट चलने का नारा दिया, क्योंकि प्रकृति की गोद में जब मनुष्य जीवन बसर कर रहा था उस समय उसके सारे सुख प्रदान प्राप्त थे, लेकिन जो जो कला और विज्ञान का विकास हुआ उसकी सुख चैन लुट जाता है या सुख चैन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार पुनः मनुष्य प्रकृति की ओर लौट चलने का नारा देता है। इससे संबंधित भी कई बार नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौट चलने का नारा किस विचारक ने दिया था? तो ये रूसो ने दिया था।